गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 25 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वो यहाँ पे एक बार पहले ब्रीफली देख लेते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है एनवायरमेंट रिलीफ फंड के बारे में रहेगा। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को भी हम डिस्कस करेंगे। देन चाइंगे 5 प्रोब जो कि चाइना का है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन हमारा भूटान के ऊपर रहेगा। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसके बारे में जानेंगे। देन अभी हम ऐप क्या है इसको देखेंगे। देन काचाल आइलैंड के बारे में ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। देन अकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में भी आर्टिकल्स दिए गए थे, इसको डिस्कस करेंगे। चैत्य भूमि के बारे में एक एमसीक्यू हमने यहाँ पर बनाया है, इसको भी देखेंगे। एंड फाइनली उमंग एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हुए पूरा लेक्चर जो है उसे रिवाइज करेंगे। आपका कोई भी प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू को लेकर डाउट होता है तो @prince_luthra पे आप मुझे भेज देते हैं। जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो @prince_luthra पे मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा अगर आपका कोई भी प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू रिलेटेड डाउट है। चलिए, जो प्री का मेन सीरीज में नए मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया उनको वेलकम कर लेते हैं। तो शांतनु जैन, सिमरन आहूजा, प्रियंका गुप्ता, राकेश जोशी और संजय ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो टेस्ट है दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री, उसे आप exam.netmock.com पे जाके फर्स्ट टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज को फ्रीली एक्सेस करना चाहते हैं, जो लास्ट में एवरीडे बेसिस पे जो हम क्वेश्चन ऑफ द डे पूछते हैं, बिकॉज पीयूष हमारे एक कैंडिडेट है, उन्होंने एक अच्छी सजेशन दी थी। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि व्हाई डू यू नीड दिस टेस्ट सीरीज फॉर फ्री, क्वेश्चन ऑफ द डे जो हम रेगुलर बेसिस पे पूछते हैं, अगर आप उसका करेक्ट आंसर करते हैं जो कि हम लास्ट में पूछते हैं, देन आप में से किसी एक को जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो दी जाएगी। सो एवरीडे बेसिस पे जो भी क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका आप आंसर करेंगे। तो लास्ट में जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो रोशनी को दी गई है। रोशनी, आप मुझे @prince_luthra पे मैसेज करके बता दीजिएगा, वी विल एनरोल यू। और यूपीएससी टिप जो है वी विल स्टार्ट गिविंग ऑन डेली बेसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो ये आज के लिए है वो ये है कि स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टुडे। नाउ देखिए, मेंस के लिए आप जानते हैं लिखना काफी जरूरी है। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, 100 वर्ड्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप 50 वर्ड्स रोज लिखिए। आप सिर्फ 50 वर्ड्स लिखिए, आपको 100 वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक 50 वर्ड्स अपने पसंदीदा टॉपिक के ऊपर लिखना तो बहुत आसान है। 5 मिनट में ये एक्सरसाइज करी जा सकती है। 2 लाइन का आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा, उसके बीच में 2 पॉइंट लिखिएगा और 2 लाइन में कंक्लूजन लिख के उसे खत्म कर दीजिएगा। ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, तो ये चीज एज ए टिप लीजिए मुझसे और कोशिश करिए रोज 50 वर्ड्स लिखने की। ये तो आप बिल्कुल 5 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप अपनी जेब में एक छोटी सी डायरी भी रखते हैं ना, उसके अंदर भी आप 50 वर्ड्स जो है रेगुलर बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे होगा क्या, बेसिकली जब आप 50 वर्ड्स से शुरुआत करेंगे ना, तो 50 वर्ड्स पे कभी रुक नहीं पाएंगे। फिर आपका मन करेगा और ज्यादा लिखने का, आप 100 पे आएंगे, 100 से 150 एंड 200, 250 के फुल फ्लेज क्वेश्चन जो आप लिखना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, सिर्फ 250 वर्ड्स में एक आंसर लिखना होता है, इसको देख के डरे रहेंगे, तो पेपर मेंस का आपके सामने आ जाएगा प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो शुरुआत बिल्कुल छोटे से करिए, 50 वर्ड्स लिखना शुरू करिए। ज्यादा मत लिखिएगा, आप सिर्फ 50 लिखिए। 50 लिखिए जिसमें 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन, 1-2 पॉइंट्स और 1-2 लाइन का कंक्लूजन। इस तरीके से टॉपिक कौन सा होगा, टॉपिक कोई भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं, जो भी न्यूज आपने उस दिन पढ़ी है। तो किसी भी पसंदीदा टॉपिक के ऊपर, इवन जो है हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर भी चाहें आप कोई भी यहां से टॉपिक उठा सकते हैं और उसके ऊपर आप चाहें तो 50 वर्ड्स रोज लिख सकते हैं और लिखिएगा जरूर। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जब तक कि मेंस आपके सामने आएगा तब तक इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि तब आपको अलग से कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। सो अगर आप प्री का मॉक सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, देन विंटर 50 कोड को यूज कर सकते हैं फॉर 50% डिस्काउंट। दिस इज फॉर द लिमिटेड पीरियड। अभी चलते हैं मार्किंग स्कीम। आप जानते हैं आपको 6 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने होते हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो आपको दोबारा से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एनवायरमेंट रिलीफ फंड को लेकर है। पूछा गया एनवायरमेंट रिलीफ फंड को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूं कि यहां पे जो स्ट्रेटेजी रहती है हमारी ये है कि जो टॉपिक होता है आप उसको अंडरलाइन करते हैं और फिर जो करेक्ट इनकरेक्ट पूछा होता है उसको आप सर्कल के अंदर डालते हैं। तो इस तरीके से आप इसे फॉलो करिएगा। तो एनवायरमेंट रिलीफ फंड के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर पब्लिक लायबिलिटी एक्ट 1991। तो ये जो फंड था इसे पब्लिक लायबिलिटी एक्ट 1991 के अंदर बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। हो सकता है इट प्रोवाइडेड
इमीडिएट रिलीफ टू विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग हैजार्डस सब्सटेंसेस। तो हैजार्डस सब्सटेंसेस को लेकर कोई कहीं पे गैस त्रासदी हुई या इस तरीके से कुछ हुआ तो वहां पर जो विक्टिम्स होते हैं उनको रिलीफ देने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है, हो सकता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड बाय एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो एनजीटी के द्वारा भी जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है ये उसमें कंसिस्ट करता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2021 के लिए, क्योंकि एनजीटी के द्वारा रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें कहा गया है कि जो हमारा एनवायरमेंट रिलीफ फंड है इसमें 800 करोड़ रुपए पड़ा है, ठीक है। और ये कहा गया कि पिछले 29 सालों से आपने इस फंड को यूज नहीं किया है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस है। जो जस्टिस आपको देना चाहिए, जो कॉम्पनसेशन विक्टिम्स को देना चाहिए, कहीं ना कहीं आप वो नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से इतना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल बात यहां पे सही कही गई है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहां पर पूछा जा सकता है आपसे फंड के बारे में भी, और कैसे जो विक्टिम्स होते हैं उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, और क्या आप सजेशन देंगे कि विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन कैसे देना चाहिए, कैसे डिलीवरी करनी चाहिए, और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा एनवायरमेंट रिलीफ फंड के बारे में। तो यस, ये पब्लिक लायबिलिटी एक्ट के अंदर 1991 में स्टैब्लिश किया गया था, और हैजार्डस सब्सटेंसेस के जो विक्टिम्स होते हैं, उन एक्सीडेंट्स के जो विक्टिम्स होते हैं, वहां पर इमीडिएट रिलीफ देने के लिए ये फंड जो है यूज किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कॉम्पनसेशन अवॉर्ड बाय एनजीटी। देखिए, एनजीटी अगर कोई भी कहता है किसी एक एक्सीडेंट के अंदर कि इस इंडिविजुअल को आपको 1 करोड़ रुपीज देना है एज ए कॉम्पनसेशन, तो ये भी इसमें ही आता है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी डी। देयर वाज दिस न्यूज इन द न्यूज़पेपर द हिंदू के अंदर दी गई थी, ओवर 800 करोड़ फंड लाइंग अनयूटिलाइज्ड, ऐसा एनजीटी के द्वारा कहा गया है कि इसकी वजह से आप जो जस्टिस है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984, और उसके बाद एक का प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट आया था 1985 के बाद, और उसके बाद ही हमारे जो दूसरे एक्ट थे जिसके अंदर फंड्स बनाए गए थे, क्योंकि एक ऐसी जरूरत यहां पर हमने फील करी थी, ये फंड को एस्टैब्लिश किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। बात कर रहा है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के बारे में। पूछा गया कि बताइए इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। The agencies concerned will have to transplant 50% the trees affected by their project to a new location। तो यहां पे बताया गया है कि एजेंसीज जिसकी वजह से जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो अफेक्ट होता है या फिर हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, वो ट्रांसप्लांट करेंगे 50% ऑफ द ट्रीज जो कि उनके प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है 10 saplings will be planted in addition to the whole tree being dug up with the root intact and scientifically transplanted at another location instead of being felled। 10 सेपलिंग्स मतलब 10 पौधे जो है उनको प्लांट करना पड़ेगा इन एडिशन टू एक पूरा का पूरा ट्री जिसको कि रूट के साथ बाहर निकाला गया है, और उसको दूसरी जगह पे जाके ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, ना कि उसको गिराया जाएगा। ठीक है, इससे पेड़ जो है वो पूरा का पूरा बचा रहेगा। सोचिए क्या आंसर है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अगेन न्यूज थी द हिंदू के अंदर, और यहां पे अगर हम ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी की बात करते हैं, आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी का मेंस के अंदर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वहां पर भी आप इस पॉलिसी का मेंशन कर सकते हैं। इसके अंदर जो एजेंसी है जो कि ट्रांसप्लांट करेगी, यहां पर जो मान लीजिए कोई अपना प्रोजेक्ट जो है, यहां पे एक जंगल है और यहां पे अगर अपना कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो यहां पे जो भी पेड़ हटाए जा रहे हैं उसका 80% जो है इन द अफेक्टेड एरियाज, वो ट्रीज को आपको न्यू लोकेशन के अंदर लगाना पड़ेगा। तो यहां पे 50% नहीं है, 80% है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। 10 सेपलिंग्स विल बी प्लांटेड, जो एक पेड़ निकाल रहे हैं ना आप, उसको तो पूरा का पूरा निकाल के दूसरी जगह लगाएंगे, साथ में 10 सेपलिंग्स जो है वो भी यहां पर लगाने का प्रावधान रखा गया, और पेड़ों को यहां पे गिराया नहीं जाएगा, यहां पर उसे विद रूट इंटैक्ट बाहर निकाला जाएगा और दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो यहां पे सेकंड जो स्टेटमेंट आपकी वो करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी। एक्चुअली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का जिक्र क्यों हुआ? क्योंकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है, और वहां पर कुछ पेड़ों को यहां पर हटाना पड़ेगा उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, तभी यह जिक्र हो रहा था कि कितने ट्रीज को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इस वजह से ये जो नंबर था ये भी हमने यहां पर देखा था। बाकी ये जो इन्फोग्राफिक है यहां पर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है चैंग A5 प्रोब के बारे में है। पूछा गया इस प्रोब के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट एम्स टू ब्रिंग लूनर रॉक्स एंड सॉइल। तो लूनर रॉक्स एंड सॉइल को लाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। इट विल लैंड ऑन द मून्स रुमकर रीजन ऑफ द मून। तो यहां पे मॉन्स रुमकर रीजन जो चांद का है वहां पर इसे लैंड कराया जाएगा।
If successful, China will become the fourth such country after USA, Soviet Union and India. जो चाइना है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है प्रोब, तो अपने आप में चौथी ऐसी कंट्री बन जाएगी जिसने लैंड कराया होगा एक प्रोब किसके ऊपर, मून के ऊपर, यूएसए, सोवियत यूनियन और इंडिया के बाद। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो चाइना जो है काफी टाइम से तैयारी कर रही है अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट को भेजने की, कहां पर, लूनर रॉक्स को वापस लाने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एनी नेशन टू रिट्रीव सैंपल्स, तो ये अपने आप में पहला ऐसा अटेम्प्ट होने वाला है जिससे कि सैंपल्स को वापस लाया जाएगा मून से। अगर हम पिछले 4 डेकेड्स की बात करते हैं, पिछले 40 सालों की बात करते हैं, तो मतलब पिछले 40 सालों में ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया गया है। बीजिंग जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर डाल रहा है, और उसका ये जो स्पेस प्रोग्राम है ये उसकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। और यहां पे चाइना के द्वारा होप करी जा रही है कि 2022 तक वो एक अपना स्पेस स्टेशन जो है, क्रूड स्पेस स्टेशन, वहां पर बना लेंगे, इवेंचुअली सेंडिंग ह्यूमंस टू द मून्स, और मून के ऊपर ह्यूमंस को भेजने के लिए सक्सेसफुल रहेंगे। अगर बात करें तो यस, लूनर रॉक्स और लूनर सोइल को लाने का यहां पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। साथ में ही तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है कि यहां पे जो उनका लैंडिंग कराई जाएगी उनके रोवर की, लैंडर की, तो मून रमकर रीजन के अंदर कराई जाएगी मून के, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सक्सेसफुल रहता है चाइना तो अपने आप में तीसरी कंट्री बन जाएगा, क्योंकि यूएस जो है ऐसा पहले ही 1960 में कर चुका है, और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, 1970 में ऐसा कर चुका है। इंडिया ने अभी ऐसा नहीं किया है, तो चाइना विल बिकम द थर्ड सच कंट्री। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, आंसर विल बी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है, इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई भी प्रोब नहीं भेजा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि भूटान के बारे में है। पूछा गया कि भूटान किस किस स्टेट से, इंडियन स्टेट से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, अपने बॉर्डर को शेयर करता है। क्या असम से इसका बॉर्डर टच होता है? व्हाट अबाउट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय? सोचिए। चलिए देखिए, अभी भूटान न्यूज में था चाइना को लेकर। चाइना और जो भूटान है उनके बीच में भी किसी न किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। रिसेंटली चाइना ने कुछ ऐसे रीजन, कुछ ऐसी टेरिटरी भूटान की है जो कि अपनी साइड दिखाई है, और यहां पे वी एक्ट एज ए प्रोटेक्टर ऑफ भूटान, हम भूटान को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ही कमिट कर चुके हैं। और जो लोकेशन है भूटान की, इट इज अ सॉर्ट ऑफ बफर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया के बीच में ऊपर चाइना है, यहां पे नीचे इंडिया है, इस डायरेक्शन वेस्टर्न डायरेक्शन में भी इंडिया है। तो एक तरीके से बफर का काम करता है भूटान। और क्योंकि हम ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए, तो जब भी चाइना इस तरीके का कुछ करता है तो देयर इज अ रिटेलिएशन फ्रॉम आवर साइड टू। तो यहां पे अगर बात करें भूटान के साथ किस किस राज्य की जो सीमा है लगती है, अगर हम भूटान के साथ बात करें, भूटान एज ए टेरिटरी की बात करें, तो यहां पे 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है एंड सिक्किम है। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, मेघालय की बाउंड्री नहीं लगती। इस वजह से आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ये 4 स्टेट्स के नाम अच्छे से आपको पता होने चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं, तो असम मेघालय की बाउंड्री यहां नीचे है, ये इसको टच नहीं करती है। चलते, ये एक जो आपका रीजन है, दिस इज भूटान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स के बारे में। पूछा गया नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट ऑफर टू पे द इन्वेस्टर अ मैच्योरिटी अमाउंट लोअर देन द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो कि क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को मैच्योरिटी के टाइम पे जो उसका परचेज प्राइस होता है उससे कम पैसा देते हैं, हो सकता है। दीज आर जनरली इशूड बाय सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स एंड इन्वेस्टर्स पे इंटरेस्ट टू द बोरोवर टू कीप देयर मनी विद देम। इसमें क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले तो ये जानिए कि सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा इसे इशू किया जाता है, और इसमें जो इन्वेस्टर होता है वो इंटरेस्ट पे करता है टू बोरोवर को उसके पैसे को रखने के लिए। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो रिसेंटली न्यूज में क्यों थे, क्योंकि चाइना ने अभी रिसेंटली 4 बिलियन यूरो बॉन्ड्स जो है उसको इश्यू किया है, क्योंकि यहां पे ग्लोबल लेवल पे भी काफी डिमांड थी और चाइना के अंदर भी इसकी काफी डिमांड थी। अब काफी सारे इन्वेस्टर्स इसमें पैसा क्यों डाल रहे हैं, देखिए कोविड-19 की पेंडेमिक लाइक सिचुएशन है, तो यहां पे लोग सोच रहे हैं कि अगर हम यहां पे यूरोपियन मार्केट्स में या फिर वेस्टर्न मार्केट्स में डालते हैं, वहां तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी कम है, तो वहां पर तो उनका पैसा वैसे ही नहीं बचने वाला है, और इरोजन जो होगा उनकी मेन कैपिटल के अंदर जो पैसा लगाने वाले हैं वो ज्यादा होगा। तो यहां पे अब उनको चुनना है 2 एवेन्यूज के बीच में। एक एवेन्यू ऐसा है
जहां पर इरोजन आपका कंपैरेटिवली कम है, जैसे कि जो चाइना ने यहां पे इशू की है। एक एवेन्यू ऐसा है जहां पर इरोजन उनकी कैपिटल के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा अगले कुछ सालों के अंदर। तो वो यहां पे किस ऑप्शन को चूज करें, वो एक लेस नेगेटिव ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। इस वजह से यहां पर जो चाइनीज 4 बिलियन यूरो बॉन्ड्स जो थे, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स, इनकी डिमांड मार्केट के अंदर काफी ज्यादा थी। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या ऐसे होते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टर को मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है वो उसके परचेज प्राइस से कम दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, परचेज प्राइस से कम दिया जाता है, लेकिन अगर वो इस बॉन्ड में भी नहीं डालता और पैसे को कहीं और डालता तो उसकी वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाती। तो यहां पर बेसिकली अपने जो टोटल इरोजन इन द कैपिटल है उसको बचाने की यहां पर कोशिश करी जा रही है। आपको बेसिकली ये करना है कि ज्यादा नुकसान ना हो। एक एश्योरेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा दे दी जाती है तो वो बेटर है, क्योंकि ये जो है सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे जाते हैं। तो जो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी करेक्ट हो जाती है। तो यहां पे आंसर क्या हो गया हमारा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। रीजंस बिहाइंड बाइंग नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए कुछ और फायदे भी हैं इसके, जैसे कि पोर्टफोलियो, काफी सारे लोगों ने इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता है तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स के अंदर डाल देते हैं तो एक तरीके से डाइवर्सिटी आ जाती है उनके पोर्टफोलियो में। जब लोगों के पास, काफी सारे इन्वेस्टर्स के पास करोड़ों रुपए होते हैं तो वो कोशिश करते हैं डाइवर्सिटी की, ताकि कहीं से उनको ऐसा एक सिस्टम मिल जाए ताकि अगर एक जगह पे इक्विटी में लॉस हो रहा है तो बाकी जगह म्यूचुअल फंड उनको प्रोटेक्ट कर ले। सेकेंड होता है यूज देम एज कोलेट्रल, कोलेट्रल के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कोलेट्रल में क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी चीज को परचेज करके किसी चीज को प्लेज करते हैं, गिरवी रखते हैं, तो वहां पर भी इनको यूज किया जा सकता है टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम करेंसी गेन। तो यहां पे अगर जिस भी कंट्री के नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स आप ले रहे हैं और उस कंट्री के साथ आपकी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें कुछ बदलाव आता है तो वहां पर आपको फायदा हो सकता है। फोर्थ है टू अवॉइड डोमेस्टिक डिफ्लेशन रिस्क। डोमेस्टिकली इन्वेस्टर्स माइट एक्सपेक्ट अ पीरियड ऑफ डिफ्लेशन, या फिर वहां पे प्राइसेस उनकी इकोनॉमी में डाउन हो सकते हैं, तो इस वजह से नेगेटिव यील्ड बॉन्ड जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो ये मेंस के हिसाब से आपको बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी चाइनीज का जो ये इंस्टेंस था इसको ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो गाइडेंस प्रोग्राम है विंटर 50 कोड को यूज करते हुए इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट यू कुड गेट 50% डिस्काउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अभियान ऐप के बारे में पूछेगा कि किस स्टेट ने अभियान ऐप को रिसेंटली लॉन्च किया है। ऐप का पर्पस क्या है वो तो हम देखेंगे ही, बट पहले स्टेट पूछा है आपसे, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है या फिर बिहार है, सोचिए। चलिए तो यहां पे आंसर हमारा है सी। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर वाई.एस. जगन एम रेड्डी, उन्होंने अभियान ऐप को लॉन्च किया है। बेसिकली विमेन और चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो जो भी विमेन और चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं टैक्सीज के अंदर, ऑटो रिक्शा के अंदर, तो वो एक अलार्म को रेज कर सकते हैं इनकेस कोई भी इमरजेंसी होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। कुछ इस तरीके से ऐप दिखती है। 181 अभियान 24/7 विमेन हेल्पलाइन है, इसमें एडवाइस दी जाती है, रेस्क्यू किया जाता है और काउंसलिंग करी जाती है। तो ये जो है स्टेट स्पेसिफिक अभय मोबाइल एप्लीकेशन और 181 नंबर जो है ये आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कचाल आइलैंड के बारे में है। पूछा गया कचाल आइलैंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका गलत है। पहली कहती है इट इज वन ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप के वेरियस आइलैंड्स हैं, उसमें से ये आइलैंड है, हो सकता है। इट वॉज प्रीवियसली नोन एज तियान्यू, इसको पहले तियान्यू कहा जाता था। इट इज इनहेबिटेड बाय माइग्रेटेड तमिलियंस, माइग्रेटेड तमिलियंस के द्वारा इसे इनहेबिट किया गया है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी हुआ क्या है, रिसेंटली न्यूज में था इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक फ्यूल टैंकर जो कि डेंजरसली ड्रिफ्ट कर रहा था इस आइलैंड की तरफ, उसको बैक टू सेफ वाटर वो लेके आए हैं। नहीं तो ये जो पूरा का पूरा फ्यूल टैंकर था ये हो सकता है किसी तरीके से ब्लास्ट भी कर सकता था उस आइलैंड पे पहुंच के। तो इसको बैक टू सेफ वाटर लाने के लिए पूरा क्रेडिट जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड को। और यहां पे अगर हम कचाल आइलैंड की बात करते हैं सो इट इज वन ऑफ द निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया। तो लक्षद्वीप का नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। क्या इसे पहले तियान्यू के नाम से जाना जाता था? तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, पहले इसे तियान्यू के नाम से जाना जाता था। यहां पर बेसिकली जो निकोबारी ट्राइब्स है वो रहते हैं, माइग्रेटेड तमिलियंस भी रहते हैं, और रबर का प्लांटेशन जो है इसके ऊपर किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड डी नहीं, आंसर होगा सी, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे पूछा था। तो यहां पे लोकेशन भी आप एक बार देख लीजिएगा, दिस इज द कचाल आइलैंड। आज के 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में है। पूछा गया कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है
इट विल बी कंडक्टेड इन ऑल द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सभी स्टेट्स के अंदर इसे कंडक्ट किया जाएगा ये प्रोग्राम को। इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन एम है इसका, वो है क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना अपनी कंट्री के अंदर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम है AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है अटल, और उसके बाद है अटल अकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो पूरा नाम क्या हुआ? अटल अकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहां पे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने 46 ऑनलाइन अटल अकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसे स्टार्ट किया है, ताकि टीचर्स को यहां पे एजुकेट किया जा सके, टीचर्स को ट्रेन किया जा सके, सो दैट आगे आने वाले स्टूडेंट्स को वो एक अच्छी एजुकेशन जो है, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दे सके। मेन ऑब्जेक्टिव अटल अकेडमी का यही है कि क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन जो है हमारी कंट्री के अंदर हो, ताकि रिसर्च को बढ़ावा मिल सके, साथ में ही एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। तो यहां पे ट्रेनिंग जो है वेरियस एमर्जिंग फील्ड्स के अंदर दी जाने वाली है, और इसके अंदर खासतौर पे IITs हैं, IIITs हैं, NITs हैं, CUs हैं, इनकी रिसर्च लैब जो है ये अटल FDPs को ऑर्गेनाइज करने वाली है। ठीक है, तो अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, अटल अकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। स्टार्टिंग में इसे 22 इंडियन स्टेट्स के अंदर लेके आया जा रहा है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सभी स्टेट्स के अंदर नहीं है, पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत, और क्वालिटी एजुकेशन की तो यहां पे बात कर ही गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि चैत्य भूमि को लेकर है। पूछा गया चैत्य भूमि इज लोकेटेड इन, चैत्य भूमि कहां पे लोकेट करती है? न्यू दिल्ली के अंदर है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे कोविड-19 की वजह से महाराष्ट्र के जो सीएम है मिस्टर उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपील करी है लोगों को कि जो चैत्य भूमि है मुंबई के अंदर, उसे महापरिनिर्वाण दिवस के दिन ज्यादा क्राउडेड ना करें। इट इज अ डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, बट अगर कोविड-19 के टाइम पे भीड़ होगी तो यहां पे प्रॉब्लम जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस चीज को रोकने के लिए सीएम ने लोगों से ये अपील करी है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी महाराष्ट्र। चैत्य भूमि महाराष्ट्र में लोकेट करती है। सो दिस इज द चैत्य भूमि। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग उमंग ऐप। उमंग ऐप के ऊपर क्वेश्चन है, पूछा गया कि बताएं उमंग ऐप को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड मल्टी चैनल मोबाइल ऐप। तो अपने आप में एक ही ऐप है, जैसे कि आपने योनो सुना होगा, किसकी है? SBI की। यू ओनली नीड वन, तो उस तरीके की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐप है, हो सकता है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू हाई इंपैक्ट सर्विसेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। सेंटर की जो वेरियस सर्विसेज है, खासतौर पे हाई इंपैक्ट सर्विसेज, उसका एक्सेस जो है यहां पर दिया जाता है, और इसे NIC के द्वारा डेवलप किया गया है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि जो इसे डेवलप किया गया वो NEGD के द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। तो NEGD जो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन MITI के अंदर आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो NIC के द्वारा इसे नहीं बनाया गया है, इसमें गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा थे, इस वजह से ये हमारी क्रूशियल स्टेटमेंट थी। जब आपने इसी को एलिमिनेट कर दिया तो आंसर क्या हुआ? आंसर विल बी ए। मतलब पहली जो स्टेटमेंट है ऑल इन वन सिंगल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। इट प्रोवाइड हाई एक्सेस टू हाई इंपैक्ट सर्विस ऑफ वेरियस जो सेंटर की सर्विसेज है, उसका एक्सेस जो है इस उमंग ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है लोगों को। उमंग इंटरनेशनल जो है इसको भी लॉन्च किया गया है, और यहां पे इंटरनेशनल वर्जन जो उमंग ऐप का रहने वाला है इसे उमंग इंटरनेशनल कहा जाएगा, और 3 इयर्स का यहां पे लॉन्च मार्क रखा गया। मतलब 3 साल हो गए हैं इस ऐप को, इस वजह से इसका अब इंटरनेशनल वर्जन जो है 3 साल के बाद लाया गया है। उमंग को ऑलरेडी बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड जो है वो भी दिया जा चुका है। एक रिसेंटली मींस 2018 के अंदर 6th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी, जहां पे बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड जो था वो उमंग ऐप को दिया गया था। तो यहां पे हमारा आंसर ए हो गया। एक बार देख लीजिए, कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखता है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो टाइमिंग ऑफ द वीडियो वो प्लीज बताइएगा कितनी रखनी चाहिए। क्या इसे 20 to 25 मिनट्स रखना चाहिए, 25 to 30 मिनट्स रखना चाहिए, या फिर 30 to 35 मिनट्स रखना चाहिए, या मोर देन 30 मिनट्स रखना चाहिए, ऊपर या लेस देन 20 मिनट्स रखना चाहिए। इसमें से भी जरूर बताइएगा, सो दैट वी कुड डिजाइन द वीडियो एज पर योर रिक्वायरमेंट। 200 डेज यूपीएससी प्रिपरेशन का जो प्रोग्राम है उसे लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली इसमें आपको बिल्कुल ये शेड्यूल के कंसर्निंग सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार दिखाता हूं किस तरीके से ये प्रोग्राम आपको हेल्प करने वाला है। सो दिस इज
हाउ इट विल लुक लाइक। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। इसके अंदर 200 डेज के अंदर बेसिकली आपकी क्या क्या प्रिपरेशन होगी, डे 1 में आपको क्या क्या कवर करना है, कितने लेसन्स कवर करने हैं, कितने टेस्ट कवर करने हैं, डे 2 के अंदर भी कौन कौन से वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, डे 3 के अंदर क्या क्या कवर करना है, ये सब चीजें 200 डेज तक के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट कराने में हेल्प करेगी। तो आपको शेड्यूल के बारे में नहीं सोचना है, पॉलिटी का कौन सा लेक्चर देखना है, स्पेक्ट्रम का क्या देखना है, फिर क्विजेस की प्रैक्टिस होगी, फिर रिवीजन होगी, उसकी करंट अफेयर्स भी इसमें कवर किया जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे कवर होंगे और फाइनली जो मेंस का कंपोनेंट है वो भी होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेंस की प्रिपरेशन आपकी चलेगी। मेंस के लिए एक क्वेश्चन आपको रोज यहां पर दिया जाने वाला है। तो आपको सिर्फ डे 1 को ओपन करना है और उसके अंदर जितने भी 8 से 10 असाइनमेंट दिए गए हैं उसे कंप्लीट करना है। जो जो वीडियोस आपको दिए गए हैं वो देखने हैं, साथ में जो जो टेस्ट आपको दिए गए हैं वो क्विजेस को अटेम्प्ट करना है। जो भी मेंस का आंसर दिया गया है उसको आपको लिख के यहां पर सबमिट करना है। तो यहां पे बेसिकली शेड्यूल बनाने का जो काम है वो आपका आपसे यहां पे हम लोग फैसिलिटेट करने वाले, ताकि आपका पूरा फोकस जो है वो सिर्फ प्रिपरेशन के ऊपर हो। आपका टाइम बिल्कुल भी शेड्यूल के बारे में सोचने में कि कैसे क्या चीज कवर करनी है उसमें वेस्ट ना हो। कोई भी आपका डाउट है तो आप @prince_luthra पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर exam.netmock.com पे जाकर भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए रिवीजन की तरफ चलते हैं। अभी हम 2 मिनट के अंदर रिवीजन अपनी कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत हमारी हुई थी एनवायरमेंट रिलीफ फंड को लेके, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। पब्लिक लायबिलिटी एक्ट के अंदर इसे लाया गया था। विक्टिम्स जो कि हैजार्डस सब्सटेंसेस से अफेक्टेड रहते हैं उनको यहाँ पे कॉम्पनसेशन देने की बात करी गई थी। एनजीटी का भी कहना था कि 800 करोड़ पैसा लगा हुआ है, रखा हुआ है आपके फंड के अंदर, लेकिन उसका डिस्बर्समेंट नहीं हुआ है। इट मींस जस्टिस में कहीं ना कहीं कमी रही है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे 80% ट्रीज लगाए जाते हैं, ये देखा था। 10 सेपलिंग्स होती हैं और जो ट्री होता है विद रूट इंटैक्ट उसे निकाला जाता है और दूसरी जगह पे लगाया जाता है। पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, वहां पर पेड़ों को हटाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्री को उसकी जड़ के साथ ही निकाला गया है और अब इसे दूसरी जगह पे लगा दिया जाएगा। कुछ इस तरीके का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट चैंग E5 प्रोब, जो कि चाइना को तीसरी कंट्री बना देगा अपने आप में। लूनर रॉक से सॉइल वापस लाई जा रही है। साथ में ही ये कहां पे लैंड कराया जा रहा है ये भी बताया गया था। 1960 और 1970 में यूएस एंड सोवियत यूनियन ऑलरेडी ऐसे मिशन भेज चुके हैं। देन डिस्कशन हमारा हुआ था भूटान के बॉर्डर के बारे में। असम, अरुणाचल प्रदेश, साथ में वेस्ट बंगाल और सिक्किम इनके साथ बॉर्डर टच करते हैं। देन नेगेटिव यील्ड बॉन्ड के बारे में डिस्कशन हुआ था। चाइना में काफी डिमांड रही है इसकी। इसमें बेसिकली जो पैसा दिया जाता है उसके परचेसिंग प्राइस से कम वापस मिलता है, लेकिन सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जो है इसको इश्यू करते हैं। इसके कुछ फायदे जो थे वो भी हमने यहां पर देखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने अभयम ऐप के बारे में देखा था। आंध्र प्रदेश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और यहाँ पे विमेन और चिल्ड्रन की सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसे लेके आया गया है। देन कचाल आइलैंड के बारे में हमने डिस्कशन किया था। प्रीवियसली इसे त्यान्यू कहा जाता था। माइग्रेटेड तमिलियंस भी यहाँ रहते हैं और निकोबार के अंदर है ही, और रबर का प्लांटेशन यहाँ पर किया जाता है। मैप के ऊपर भी लोकेशन हमने यहाँ पर देखी थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट अकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेसिकली अटल फैकल्टी जो है इसके बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था। रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए है। जो टीचिंग क्वालिटी है इसके लिए ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स को दी जा रही है। 22 स्टेट्स के अंदर इसे स्टार्ट किया गया है। इसके बाद चैत्य भूमि के बारे में देखा था, महाराष्ट्र में लोकेट करती है। देन फाइनली हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो उमंग एप्लीकेशन को लेकर हुआ था। वन स्टॉप सोल्यूशन है जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, साथ में ही जो हाईली इंपैक्ट सर्विसेज है उसका एक्सेस यहां से किया जा सकता है। साथ में इसको बनाने के लिए पूछा गया था किसने बनाया था, NEGD मीटी ने इसको बनाया था। तो ध्यान रखिएगा। अभी जो फाइनल क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछने वाला हूं, और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू वांट टू विन द टेस्ट सीरीज, इसका मुझे आंसर जरूर करिएगा। फर्स्ट लाइक द वीडियो, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, देन आप इसके बारे में कॉमेंट करिएगा। ठीक है, तो कमेंट के लिए आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन, रोशन कॉव एक्ट वाज पास्ड बाय। तो ये जो एक्ट था कल हमने डिस्कस किया था, किसने पास किया है, तो इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। और आप में से किसी एक को रैंडमली चूज किया जाएगा फॉर फ्री टेस्ट सीरीज, और उनका नाम जो है वो भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसका आंसर जरूर करिएगा। मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए, जिसका आंसर आपको netmock.com के कमेंट सेक्शन में करना है। यहाँ पे सेपरेटली एक मेंस का सेक्शन बना हुआ है जिसमें एवरीडे बेसिस पे जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है उसको पोस्ट किया जाता है, और उसके नीचे आपको अपने आंसर्स के फोटो खींच के सबमिट करने होते हैं, या आप टाइप भी कर सकते हैं। सो अमिट्स द फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट आर वी नेग्लेक्टिंग आवर इकोलॉजी। तो जितना डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, क्या हम अपनी इकोलॉजी को, बायोडाइवर्सिटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं, ट्री प्लांटेशन पॉलिसी ऐसे क्या प्रोविजन देती है जिससे कि अपनी बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे हम सेफ रख सकते हैं। लास्ट टाइम जिन्होंने करेक्ट आंसर किया है तो उनका नाम है आरती मनकेरिया। आपने सिटमैक्स के बारे में जो करेक्ट आंसर दिया है इसके लिए आप मुझे @prince_luthra पे बता दीजिएगा कि आपको PDF जो चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम से जो विनर होंगे उनको PDF नहीं दी जाएगी, उनको पूरी टेस्ट सीरीज जो है उसके अंदर एनरोल किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, चाहे जितना भी आपने स्कोर किया हो।
पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहां मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।